EZ स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो केमिस्ट्री को लेकर है। आज हम केमिस्ट्री में बात करने जा रहे हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में। ये मैक्स प्लैंक ने प्रपोज़ की थी इन 1900। ठीक है, ये एक फाउंडेशनल कंसेप्ट करार पाया था क्वांटम मैकेनिक्स का। क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली था क्या, ये एक ऐसी थ्योरी थी जिसके अंदर हम ये देख सकते थे कि एनर्जी के लेवल बनाए गए थे, एनर्जी के पैकेट्स बयान किए गए थे। तो बेसिकली जो एनर्जी के पैकेट थे वो कहलाते थे क्वांटम। ठीक है, और उन पैकेट्स को जब हम काउंट करते थे तो उनकी काउंटिंग का एक प्रोसेस जो है वो यहाँ से निकलता है। बेसिकली यहाँ से एक इक्वेशन निकलती है जो हम एनर्जी के लिए फाउंड करते हैं, यानी एनर्जी फाउंड करने के लिए हम एक बेसिक इक्वेशन फाउंड करते हैं। वो इक्वेशन जो है इनकी अकॉर्डिंग निकलती है। बेसिकली इन्होंने प्लैंक कांस्टेंट की डेरिवेशंस दी थी, डिफरेंट किस्म की डेरिवेशंस दी थी, जिसको हम यहाँ स्टडी करते हैं केमिस्ट्री की फील्ड में। क्योंकि बेसिकली लास्ट हमने बोहर्स को बात की, बोहर्स के ऊपर जब बात की तो बोहर्स में भी कुछ प्लैंक का सुना तो था आप लोगों ने, लेकिन वो कंसेप्ट क्लियर नहीं था, तो इसलिए इसको कंसेप्ट को क्लियर करना ज़रूरी था। अब इनका मेजर कंसेप्ट क्या था? बेसिकली इनका मेजर कंसेप्ट ये था कि ये कहते थे कोई एनर्जी ना तो निकलती है और ना ही वो किसी में शक की जा सकती है। ठीक है, ना वो अपनी तरफ खींचता है और ना ही वो कोई एनर्जी निकालता है। बेसिकली क्या करता है, वो कंटिन्यूसली अपने आप को एक ख़ास तरतीब के अंदर लेके चलता है, जिसको हम तरतीब को कहते हैं क्वांटा। एक पैकेट बन जाता है एनर्जी का, जिसे हम क्वांटा कहते हैं। यहाँ पर इसकी कंडीशन ऐसे होती है कि देखें बेसिकली क्या होता है कि लेवल्स होते हैं। जब लेवल्स में आप देखे हो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल, तो वो एक ख़ास रेडिएशन के अकॉर्डिंग मूव कर रहे होते हैं। उसके अंदर एक एनर्जी मौजूद होती है, रेडिएटिंग एनर्जी मौजूद होती है। तो वो एनर्जी जो है उसको कहा गया कि वो तो ना निकलती है और ना ही वो उसके अंदर शक की जा सकती है, बल्कि उसको क्या किया जा सकता है, बल्कि उसको एक पैकेट से डायग्नोस किया इन्होंने यहाँ पर। और उन्होंने कहा है कि एक पैकेट की सूरत में वो अपनी एक तरतीब के थ्रू निकलती है। अच्छा, उस पैकेट का मतलब ये होता है कि एनर्जी जो होती है उसकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन करती है फ्रीक्वेंसी से, यानी जितनी स्पीड से वो मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन जो रेडिएट कर रहा है जितनी स्पीड से, उतनी स्पीड से उसकी जो वेलोसिटी जो उसकी एनर्जी है वो उसकी स्पीड से डायरेक्टली प्रोपोर्शन करती है। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाते हैं तो वहाँ पर एच आ जाता है। एच का मतलब होता है प्लैंक कांस्टेंट। वो प्लैंक कांस्टेंट की एक वैल्यू खास जो कि यहाँ मेंशन हुई हुई है 6.626 एक्सपोनेंशियल पावर -32 जूल। ये इसकी पावर है कांस्टेंट। इस पावर के ऊपर इसको हम डायग्नोस करते हैं। तो ये इसकी कंडीशंस होती हैं, ये इसका सिस्टम होता है प्लैंक क्वांटम थ्योरी का। बेसिकली सबसे पहली बात कर लेते हैं जी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अब पहले जब हमने थ्योरीज को पढ़ा, जैसे हमने रदरफोर्ड को पढ़ा या हमने बोर्स को पढ़ा, तो वहाँ किसी ने भी स्पेक्ट्रा के बारे में एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं दी थी। तो जो प्लैंक क्वांटम की थ्योरी थी उसने बहुत क्लियरली डिफाइन किया आपको ये चीज़ कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का क्या किरदार है। बेसिकली उन्होंने कहा कि जो एनर्जी है वो इस तरह से इमिट नहीं होती और ना ही वो एब्जॉर्ब होती है, बल्कि वो एक ख़ास मदार के अंदर ये एक तरतीब से निकलती है जिसको हम क्वांटा कहते हैं। और ये क्या करता है कि इसके कुछ रिजल्ट्स भी उन्होंने वेरीफाई करके दिखाए, यानी उनकी कुछ वेरिफिकेशन भी थी, जिससे क्या हुआ कि हमें ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में पता चल सका। और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या हैं ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे डेफिनेशंस के अंदर। अब उनके जो मेन पोस्टुलेट थे उनके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात वो करते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल में जो है अगर तो कोई एनर्जी निकलती है या उसकी एनर्जी ऑब्जर्व की जाती है, चूसी जाती है, वो क्या होता है, उसका सिर्फ एक ही अमल होता है। वो अमल ऐसे होता है कि जब हम क्वांटा के थ्रू देखते हैं, यानी ऐसा नहीं होता कि कहीं बहुत ज़्यादा निकल रही है कहीं बहुत ज़्यादा कम हो रही है। वो एक फिक्स्ड मैनर के अंदर निकलती है और फिक्स पॉइंट के अंदर निकलती है। फिर इसी तरह से वो कहते हैं कि एनर्जी जो है, जो एनर्जी निकल रही है या जो एनर्जी उसके अंदर वापस जा रही है, वो एनर्जी जो रेडिएशंस हैं वो क्या कर रही हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन कर रही हैं उसकी फ्रीक्वेंसी से। यानी मैंने कहा ना उसके रेडिएट करने की जो पावर है उस रेडिएट की पावर से वो बहुत ज़्यादा इमिट कर रही हैं। तो ये बहुत कंसाइज डेफिनेशन निकली एटम की। और जिसके बाद हमें ये पता चला कि एटम और मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रोनेगेटिव फोर्सेस मौजूद हैं वो क्या कर रही हैं, वो एक ख़ास एनर्जी लेवल के गिर्द रेडिएट कर रही हैं। उस रेडिएशन की वजह से क्या हो रहा है, आपके पास एक ख़ास मदार मिल रहा है, एक आपको ख़ास लाइन मिल रही है, जिससे आपको समझ में आ रहा है कि प्लैंक क्वांटम बेसिकली कहता क्या है। अब इस थ्योरी को बनने का या तो एडवांटेजेस या इसके फ़ायदे क्या हुए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके बारे में हम ये बात करते हैं कि इसने सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क जो प्रोवाइड किया हमें
वो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए प्रोवाइड किया। क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी क्या है ये हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, अगली थ्योरीज में हमारे पास डिस्कशन आएगी। फिर बात करते हैं इसने दूसरा काम क्या किया, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेनन्स को एक्सप्लेन किया, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था आइंस्टाइन का, उसको एक्सप्लेन करने में इनका बहुत कारगर साबित हुआ। फिर स्पेक्ट्रल लाइन के कुछ मॉडल्स मिले, जैसे डी बॉर्गाइल वगैरह के भी हम आगे डिस्कस करेंगे, स्कॉर्डिंग वगैरह के, तो वो उन मॉडल्स के अंदर भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार रहा, क्योंकि वो वहाँ भी बड़ा इंपॉर्टेंटली इसको एक्सप्लेन किया गया। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं फ्लीट कैपेसिटी और सॉलिड, यानी हमने क्या किया, जब हमने इसको क्वांटिटाइज सूरत में देखा तो हमें कुछ वाइब्रेशन भी नज़र आई, जो एटम के अंदर वाइब्रेशन थ्योरी थी वो भी इसकी थ्रू ही एक्सप्लेन करने का मौका मिला, और इससे आसान हुआ हमें कि समझ में आ गया कि हमारे पास जो सिचुएशंस है वो किस तरह से बिल्ड हो रही हैं और किस तरह से हम बिल्ड कर पाएंगे उसे। अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हुआ, अब इसके इम्प्लीकेशंस ऐसे हुए कि सबसे पहली चीज़ इसने इंट्रोड्यूस ये कंसेप्ट कर दिया कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली ज़ाया नहीं होती, ठीक है, वो कंटिन्यूसली ना ज़ाया होती है ना कंटिन्यूसली इस्तेमाल होती है, बल्कि वो क्या होती है, वो एक अजीब किस्म का पैकेट्स की सूरत में निकलती है, और उससे क्या होता है कि वो ख़ास पैकेट के मदार के अंदर ही चल रही होती है। दूसरी बात ये कि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद जो इनकी थ्योरी थी वो कहाँ से कन्वर्ट हुई, यहाँ से कन्वर्ट इस तरह से हुई कि इन्होंने क्लासिकल कंसेप्ट की निस्बत नए कंसेप्ट को फ़रोग़ दिया, और नया कंसेप्ट आया केमिस्ट्री की फील्ड में, एक नया कंसेप्ट पैदा हुआ। इस कंसेप्ट को पैदा होने की वजह से क्या हुआ कि आपके लिए बहुत सारे मामलात आसान होते चले गए, क्योंकि देखें बहुत सारी थ्योरीज इसके बाद आई, इसके बाद बहुत सारी इनोवेशन आई, जिससे इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। देखें ये कंसेप्ट जो एनर्जी इमिशन का था, इससे बहुत सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने में और समझने में आसानी हुई, इसी वजह से इसका यहाँ बहुत बड़ा किरदार है केमिस्ट्री के अंदर, हम इसलिए इसको स्टडी करते हैं अगेन एंड अगेन। अब प्लम क्वांटम थ्योरी की जो एप्लीकेशंस हैं वो कहाँ होती हैं, सबसे पहले चीज़ देखें क्वांटम थ्योरी की सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर हुई। फिर दूसरी चीज़ ये हुई, जब हमने देखा कि साइंस ने तरक्की की और जब हमारी केमिस्ट्री फील्ड ने ज़्यादा तरक्की की, तो हमने स्पेक्ट्रोग्राफी की तरफ जाना शुरू किया, स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ जाना शुरू किया। जब हमने स्पेक्ट्रोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखा तो वहाँ भी हमें इसकी इम्प्लीकेशन का मज़ा आया, क्योंकि यहाँ पर जब हम इसको अप्लाई करते थे तो बहुत एक्यूरेट हमें रिजल्ट मिलते थे हमारे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज़ जब बनने लगी, तो हमने LED और देखा कि लेज़र्स के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आया, बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया इसको। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, केमिकल बॉन्डिंग में बहुत मददगार साबित हुआ। फिर ये बॉन्डिंग रिएक्शंस के अंदर बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुआ। तो इस तरह तमाम चीज़ें यहाँ पर करते करते मददगार साबित हुआ और उसका बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट हमें मिला आगे। जी तो स्टूडेंट्स जब हमने ये नोटिस किया तो इस नोटिस करने के अंदर हमें ये चीज़ मालूम हुई कि जो प्लंक थ्योरी थी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही हमारे जो केमिस्ट्री थी उसकी फील्ड को एक नई सोच देने के लिए। बेसिकली एक बहुत ज़्यादा बड़ा वास्ट गैप था, जो गैप जो है प्लंक क्वांटम थ्योरी ने फिल किया था। अच्छा, उस गैप को फिल करने के बाद क्या हुआ, फर्दर रिसर्च होना शुरू हो गई, फर्दर एवोल्यूशन हो गई उसके अंदर, केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर। केमिस्ट्री नहीं, बेसिकली फिज़िक्स की तरफ भी हुई। फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों, देखें अक्सर क्या होता है कि चीज़ें हम फिज़िक्स में पढ़ रहे होते हैं और केमिस्ट्री में पढ़ रहे होते हैं। फिज़िक्स बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर बात करती है, लेकिन जब हम केमिस्ट्री के लेवल बात करते हैं तो ये एटम के लेवल बात करती है। तो वो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहाँ प्रोटॉन्स हैं, वो तमाम चीज़ें फिज़िक्स में भी डील की जाती हैं सेम एज वे में जिस वे में केमिस्ट्री में की जाती हैं। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री बेसिकली, फिज़िक्स को यूँ कहना चाहिए कि वो बेदेखी चीज़ों के ऊपर बात करती है, ठीक है, नेचर के ऊपर बात करती है, लेकिन जो केमिस्ट्री है वो आपकी केमिकल्स के ऊपर, केमिकल फार्मूलेशन के ऊपर, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जिसको हमें यहाँ स्टडी करना बहुत अहम है स्टूडेंट्स। इसीलिए हम ये समझ सकते हैं कि प्लंक क्वांटम थ्योरी जो है वो हमारी केमिस्ट्री के अंदर बड़ा अपना किरदार अदा करती है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हमें रास्ते मिलते हैं, वेज मिलती हैं अपना रास्ता हमवार करने के लिए। और आप जिसे कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होता है हमारा इसके अंदर, और क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हमारे पास मौजूद होता है।